भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए आंदोलनों में महात्मा गांधी की भूमिका। महात्मा गांधी ने अहिंसा और जन आंदोलन के अपने दर्शन के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा जैसे उनके अभिनव विरोध के तरीकों ने लाखों भारतीयों को एकजुट किया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक केंद्रीय भूमिका निभाई। यूट्यूब चैनल टेल्स ऑफ हार्ट एंड माइंड का उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के विभिन्न योगदानों और उनके नेतृत्व के स्थायी प्रभाव का विस्तार से अध्ययन करना है। महात्मा गांधी आंदोलन। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उन्होंने 1891 में इंग्लैंड से कानून की डिग्री हासिल की। 1915 में भारतीय राजनीति में प्रवेश करने से पहले वे 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। दक्षिण अफ्रीका में अपने संघर्ष के दौरान उन्होंने जन आंदोलन को एक नई दिशा देने के लिए अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित अपना राजनीतिक दर्शन विकसित किया। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी के उदय ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नए चरण, जन आंदोलनों के चरण की शुरुआत की। महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी को सर्वत्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख निर्माता माना जाता है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका आधुनिक भारतीय इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण रही। 1919 में एक जननेता के रूप में उभरकर गांधी ने एक ऐसी नेतृत्वकारी भूमिका निभाई जो 1948 में उनकी हत्या तक लगभग 3 दशकों तक भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर छाई रही। उन्होंने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाने के भारत के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बनकर कई जन आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिन्होंने लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरित किया। गांधी जी का भारत आगमन। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौट आए। उनके प्रयास दक्षिण अफ्रीका में न केवल शिक्षित लोगों के बीच बल्कि आम लोगों के बीच भी सुप्रसिद्ध थे। गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर चलते हुए उन्होंने देश की वास्तविक परिस्थितियों को समझने और लोगों से जुड़ने के लिए ब्रिटिश भारत में 1 वर्ष तक यात्रा की। 1 फरवरी 1916 में गांधी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में अपनी पहली प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराई। अपने भाषण में उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद की आलोचना करते हुए कहा कि यह अभिजात्यवादी है और आम जनता को प्रतिबिंबित नहीं करता। 2 उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन को एक ऐसे आंदोलन में बदलने की इच्छा व्यक्त की जो ग्रामीण गरीबों और हाशिए के समुदायों सहित व्यापक भारतीय आबादी का सही प्रतिनिधित्व करे। 3 यह स्वतंत्रता संग्राम को अधिक समावेशी और आम भारतीयों के दैनिक जीवन में निहित बनाने के उनके प्रयासों की शुरुआत थी। महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन। 1 महात्मा गांधी भारत में उदारवादियों और उग्रवादियों दोनों की राजनीतिक परंपराओं का एक उत्कृष्ट संश्लेषण थे। 2 स्वतंत्रता प्राप्ति के उनके दृष्टिकोण में दोनों के तत्वों का सम्मिश्रण था, जिसमें अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित उनका अपना अनूठा दर्शन शामिल था। 3 गांधी जी हिंदू धर्म सहित धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों से गहराई से प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने ईसाई धर्म और इस्लाम जैसी अन्य परंपराओं के विचारों को भी अपनाया। 4 उनका मानना था कि राजनीतिक संघर्ष नैतिक, अहिंसक और नैतिक होना चाहिए, जिसमें आत्म अनुशासन और आंतरिक शक्ति की आवश्यकता पर बल दिया गया हो। 5 भारत के लिए गांधी जी का दृष्टिकोण राजनीतिक स्वतंत्रता से आगे तक फैला हुआ था। इसमें सामाजिक सुधार और नैतिक पुनरुत्थान भी शामिल था। 6 उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की जहां सामाजिक समानता, न्याय और धार्मिक सद्भाव फल फूल सके। इस दृष्टिकोण ने गांधी जी को न केवल
एक राजनीतिक नेता बल्कि एक सुधारक और सामाजिक दूरदर्शी भी बनाया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के प्रमुख योगदान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रूपांतरण। गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंक एक अपेक्षाकृत कुलीन राजनीतिक संगठन से भारतीय समाज के एक विस्तृत वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली एक जन आधारित राजनीतिक पार्टी में परिवर्तित हो गई। 2. गांधी जी के आत्मनिर्भरता, अहिंसा और समावेशिता पर जोर ने लाखों लोगों, विशेषकर किसानों, मजदूरों और महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। 3. जातिगत भेदभाव को दूर करने, दलितों के उत्थान और महिलाओं को आवाज देने पर उनके जोर ने इंक को भारतीय आबादी के एक बड़े हिस्से के साथ जुड़ने में सक्षम बनाया। 4. गांधी जी के राजनीतिक नेतृत्व ने विविध जातीय, भाषाई और धार्मिक समूहों को एकजुट करने में मदद की, जिससे भारतीय राष्ट्रवाद की सामूहिक चेतना को बढ़ावा मिला। चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह चंपारण के नील किसानों के संदर्भ में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी द्वारा भारतीय जनसमूह को संगठित करने का पहला प्रयास था। यह गांधीवादी आंदोलन भारत में पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यह मुख्यतः दमनकारी तिनकठिया प्रथा के कारण शुरू हुआ था, जिसके तहत किसानों को अपनी कुल भूमि के 15% भाग पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। 2. गांधी ने इस मामले में हस्तक्षेप किया, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें वहां से चले जाने को कहा। हालांकि गांधी ने जाने से इनकार कर दिया। इस प्रकार उन्होंने आदेश की अवहेलना की। 3. अंततः गांधी सरकार को तिनकठिया प्रथा की दुर्दशा के बारे में समझाने और मामले की जांच करने में सफल रहे। 4. सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की और गांधी को उसका सदस्य नामित किया। परिणामस्वरूप तिनकठिया प्रथा समाप्त कर दी गई और समझौते के तहत किसानों द्वारा ली गई राशि का केवल 25% ही वापस किया गया। इसमें राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारेख और जे.बी. कृपलानी शामिल थे। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। चंपारण सत्याग्रह के बाद जनता को संगठित करने का अगला कदम अहमदाबाद के शहरी केंद्र के मजदूरों का था। अहमदाबाद मिल हड़ताल कपड़ा मजदूरों और मिल मालिकों के बीच मार्च 1918 में प्लेग बोनस की समाप्ति को लेकर उत्पन्न हुए मतभेद का परिणाम थी। मिल मालिकों ने 1917 में प्लेग के प्रकोप के दौरान मजदूरों को नौकरी पर बनाए रखने के लिए उनके वेतन का 75% बोनस दिया, लेकिन प्लेग की समाप्ति के बाद मजदूर वेतन में 50% वृद्धि की मांग कर रहे थे, जबकि मिल मालिक बोनस बंद करने की वकालत कर रहे थे। परिणामस्वरूप गतिरोध पैदा हो गया। 2. अनुसुईया साराभाई के अनुरोध पर गांधी जी ने हस्तक्षेप किया और आमरण अनशन किया। परिणामस्वरूप मालिक 35% वेतन वृद्धि पर सहमत हुए। 3. यह पहला आंदोलन था जिसमें नैतिक दबाव बनाने के लिए आत्मपीड़ा के साधन उपवास को गांधी जी ने भारत में 3. यह पहला आंदोलन था जिसमें नैतिक दबाव बनाने के लिए आत्मपीड़ा के साधन उपवास को गांधी जी ने भारत में एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। खेड़ा सत्याग्रह 1918। खेड़ा सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का पहला उदाहरण था। यह 1918 में हुआ था, जब मानसून की विफलता के कारण खेड़ा जिले के किसान गंभीर संकट का सामना कर रहे थे और फसल की बर्बादी और बढ़ती कीमतों के मद्देनजर सरकार से राजस्व राहत की मांग कर रहे थे। सरकारी अकाल संहिता के अनुसार यदि फसल की पैदावार औसत से 25% कम हो जाती है तो किसान पूर्ण कर मुक्ति के हकदार थे, लेकिन अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया। परिणामस्वरूप किसान गांधी जी की ओर मुड़े। 2.
गांधी जी ने गरीब किसानों की ओर से हस्तक्षेप किया और उन्हें कर न चुकाने और ऐसी प्रतिशोध और अत्याचार की भावना के खिलाफ मरते दम तक लड़ने की सलाह दी। 3. सरकार ने राजस्व वसूली केवल उन किसानों से वसूला जाना चाहिए जो कर चुकाने में सक्षम हो, पर लगाम लगाने और जमीनें जब्त न करने का आदेश दिया। गांधी जी ने संघर्ष से हटने का फैसला किया। प्रतिभागी सरदार वल्लभभाई पटेल, नरहरि पारिक और इंदुलाल याग्निक। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 1919। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह शुरू किया, जो 1917 में न्यायमूर्ति सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित एक राजद्रोह समिति की सिफारिशों पर आधारित था, ताकि क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाया जा सके और राजद्रोहपूर्ण षड्यंत्र की जांच की जा सके। इस समिति के प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप रॉलेट एक्ट 1919 का अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम पारित हुआ, जिसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पारित की, और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम पारित हुआ, जिसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पारित किया, जिसका उद्देश्य भारतीय लोगों की नागरिक स्वतंत्रता को सीमित करना था। रॉलेट एक्ट ने राजनीतिक और क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं पर बिना न्यायिक कार्यवाही के मुकदमा चलाने या बिना मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखने की अनुमति दी। इसने बंदी प्रत्यक्षीकरण और अपील के अधिकार को भी निलंबित कर दिया। रिट के प्रकारों के बारे में और पढ़ें। सैन, गांधी जी ने इसे काला कानून कहा और इस अधिनियम के विरुद्ध सत्याग्रह शुरू किया। इसमें उपवास, प्रार्थना, कानूनों का उल्लंघन और गिरफ्तारी व कारावास का जोखिम उठाना शामिल था। इस सत्याग्रह ने गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र में ला खड़ा किया। गांधी जी ने आंदोलन चलाने के लिए सत्याग्रह सभा नामक अपना संगठन भी बनाया। हालांकि भारत के कुछ हिस्सों में हिंसा के कारण गांधी जी को सत्याग्रह वापस लेना पड़ा। इस सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जनसाधारण से जुड़ने की क्षमता का प्रदर्शन हुआ। गांधीवादी विचारधारा और स्वतंत्रता संग्राम के तरीकों, अहिंसा और सत्याग्रह को भारतीय जनमानस से परिचित कराया गया। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी का पहला बड़ा जन आंदोलन था। यह ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों का सीधा जवाब था और इसने भारतीयों से ब्रिटिश वस्तुओं, स्कूलों और संस्थानों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। 2. गांधी जी के अहिंसक प्रतिरोध के आह्वान की गूंज पूरे देश में सुनाई दी और लाखों भारतीयों, शहरी अभिजात वर्ग से लेकर ग्रामीण किसानों तक ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। 3. हालांकि चौरी चौरा की घटना जहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी, के बाद 1922 में यह आंदोलन अंततः वापस ले लिया गया, लेकिन इसने पहली बार पूरे देश को ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रतिरोध में एकजुट किया, जिसने गांधी जी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक केंद्रीय व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। 4. असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी द्वारा भीषण जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू किया गया था, जो दमनकारी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच हुआ था। 5 सितंबर 1920 में कांग्रेस ने कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन आयोजित किया और खिलाफत और पंजाब की शिकायतों का समाधान होने और स्वशासन की स्थापना होने तक ब्रिटिश सरकार के साथ गांधी जी के असहयोग के प्रस्ताव को स्वीकार करने का संकल्प लिया। इस गांधीवादी आंदोलन को खिलाफत आंदोलन में मिला दिया गया, जिसकी मांग थी कि तुर्की सुल्तान या खलीफा तत्कालीन ओटोमन साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थलों पर नियंत्रण बनाए रखें। 6 तरीके असहयोग आंदोलन में स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, सरकारी कार्यालयों, विधानमंडलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और सरकार द्वारा प्रदत्त उपाधियों और पुरस्कारों की वापसी शामिल थी।
7 वापसी 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के बाद, जिसमें 23 पुलिस अधिकारी मारे गए थे, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। वापसी के बाद उन्होंने सामाजिक सुधारों के रचनात्मक कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया। नमक मार्च 1930 में गांधी जी ने नमक मार्च या दांडी मार्च शुरू किया, जो नमक पर कर लगाने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक कानूनों के विरुद्ध एक प्रत्यक्ष विद्रोह था। गांधी जी ने अपने अनुयायियों के एक समूह के साथ समुद्री जल से नमक बनाने के लिए तटीय शहर दांडी तक 240 मील की पैदल यात्रा की। इस प्रकार ब्रिटिश नमक कानूनों का उल्लंघन किया। 2 इस सविनय अवज्ञा ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया और लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-34। एक सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, असहयोग आंदोलन के बाद दूसरा बड़ा जन आंदोलन था और इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सामाजिक आधार को विस्तारित करने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। 2 गांधी जी ने 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में घोषणा की कि अंग्रेजों को भारत को अधिराज्य का दर्जा देना होगा, अन्यथा देश पूर्ण स्वतंत्रता के लिए क्रांति में फूट पड़ेगा। अंग्रेजों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। परिणामस्वरूप कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसने यह भी घोषणा की कि गांधी जी के नेतृत्व में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। 3 गांधी जी ने आंदोलन के एक भाग के रूप में नमक पर अन्यायपूर्ण कर के विरुद्ध दांडी मार्च की घोषणा की। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानूनों का उल्लंघन किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 4 दांडी में गांधी जी के असाधारण प्रयासों से प्रेरित होकर नमक कानूनों की अवहेलना पूरे देश में फैल गई। हालांकि गांधी इरविन समझौते के बाद यह कुछ समय के लिए रुक गया। 5 जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद आंदोलन फिर से शुरू हुआ तो 1932 के अंत में यह क्षीण होने लगा। मई 1934 में इसे आधिकारिक रूप से वापस ले लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 तक यह स्पष्ट हो गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत की स्थिति को प्रभावित कर रहा था। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक व्यापक अभियान के अवसर को भांपते हुए अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में भारत से ब्रिटिश सेनाओं की तत्काल वापसी और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। गांधी जी के प्रसिद्ध नारे करो या मरो ने पूरे देश को उत्साहित कर दिया और देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। 2 हालांकि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी और कई अन्य नेताओं को गिरफ्तार करके प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण को चिह्नित किया, जिसमें व्यापक भागीदारी और ब्रिटिश प्रशासन में महत्वपूर्ण व्यवधान शामिल थे। 3 हालांकि इस आंदोलन को तुरंत स्वतंत्रता नहीं मिली, लेकिन इसने अंग्रेजों पर दबाव बढ़ा दिया और 1947 में भारत की अंततः स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। 4 भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का तीसरा महाआंदोलन था। यह गांधीवादी आंदोलन एक पारंपरिक सत्याग्रह से कहीं अधिक ब्रिटिश शासन की अस्वीकृति था और इसने अगले 5 वर्षों में भारतीय इतिहास में घटित अभूतपूर्व और उथल-पुथल भरी घटनाओं को प्रभावित किया। 5 यह ब्रिटिश शासन से भारतीयों के मोहभंग का परिणाम था, जिसके तात्कालिक कारण क्रिप्स मिशन की विफलता और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न कठिनाइयां थीं। 8 अगस्त 1942 को
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बंबई के गोवालिया टैंक में बैठक की और प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। उसी दहाड़सेली भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। उसी दिन गांधी जी ने अपना करो या मरो का नारा दिया। इसमें भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने, युद्ध के बाद एक अस्थायी सरकार के गठन और स्वतंत्र भारत की घोषणा की मांग की गई। 7 परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को ब्रिटिश अधिकारियों ने बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। हालांकि देश भर में भारी जनभागीदारी के साथ विरोध प्रदर्शन जारी रहे। 8 हालांकि इससे तुरंत अपने लक्ष्य हासिल नहीं हुए, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन को कमजोर करने में योगदान दिया और भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका की विरासत। 1 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का नेतृत्व उनकी राजनीतिक रणनीतियों और जनांदोलनों तक ही सीमित नहीं था। 2 उन्होंने अहिंसा, सत्य और आत्म अनुशासन पर जोर देते हुए स्वतंत्रता संग्राम के लिए नैतिक और नैतिक आधार भी प्रदान किया। 3 अहिंसक प्रतिरोध को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के उनके प्रयासों ने नागरिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक संघर्ष पर एक अमिट छाप छोड़ी। 4 अपने कार्यों के माध्यम से गांधी जी ने भारतीय समाज को नया रूप दिया, औपनिवेशिक शक्तियों को चुनौती दी और शांतिपूर्ण संघर्ष की एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी दुनिया भर के आंदोलनों को प्रेरित करती है। 5 भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी केंद्रीय भूमिका, सामाजिक सुधार के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और अहिंसा एवं सत्य में उनका गहरा विश्वास उन्हें विश्व इतिहास के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बनाता है। निष्कर्ष, अंततः भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी निष्कर्ष अंततः भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका परिवर्तनकारी रही, न केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाने में बल्कि इसके सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में भी। अपने अहिंसा, सत्य और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों के माध्यम से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों और सामाजिक वर्गों के लाखों भारतीयों को एकजुट किया। सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा जैसे प्रतिरोध के गांधी जी के अभिनव तरीकों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को चुनौती दी और न्याय एवं मानवाधिकारों के लिए वैश्विक आंदोलनों को प्रेरित किया। उनकी विरासत भारत और दुनिया को शांति, समानता और सामाजिक सुधार के लिए प्रेरित करती रहती है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की क्या भूमिका है? उत्तर, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा की वकालत करके भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों में उनके नेतृत्व ने विविध पृष्ठभूमियों के लाखों भारतीयों को एकजुट किया, जिससे वे शांति के प्रतीक और भारत की स्वतंत्रता की प्रेरक शक्ति बन गए। प्रश्न, महात्मा गांधी ने कितने आंदोलन शुरू किए? उत्तर, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, असहयोग आंदोलन 1920-22, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 सहित कई प्रमुख आंदोलनों का नेतृत्व किया। उन्होंने हरिजन आंदोलन जैसे सामाजिक मुद्दों का भी समर्थन किया और स्वदेशी और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दिया। मेन एग्जाम कौन? Many voices had strengthened and enriched the। प्रश्न 1, गांधीवादी चरण के दौरान कई आवाजों ने राष्ट्रवादी आंदोलन को मजबूत और समृद्ध किया था। विस्तार से बताएं। यूपीएससी मेंस 2019। प्रश्न 2, वर्तमान समय में महात्मा गांधी के विचारों के महत्व पर प्रकाश डालिए। यूपीएससी मेंस 2018। Q3, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब से सी प्रारंभिक परीक्षा
2019। 1. महात्मा गांधी अनुबंधित श्रम की प्रणाली को समाप्त करने में सहायक थे। 2. लॉर्ड चेम्सफोर्ड की युद्ध सम्मेलन में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती पर प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। 3. भारतीय लोगों द्वारा नमक कानून तोड़ने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 1 और 3, सी. केवल 2 और 3, डी. 1, 2 और 3 उत्तर बी, Q4। निम्नलिखित में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है? यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2018। इन 2A राष्ट्रीय आंदोलन में वकीलों, छात्रों और महिलाओं की अखिल भारतीय भागीदारी को सक्रिय करना। बी. राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी। सी. किसानों के असंतोष को भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करना। डी. बागान फसलों और वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी कमी उत्तर सी। प्रश्न 5. भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2013। ए. कैबिनेट मिशन योजना। बी. क्रिप्स प्रस्ताव। सी. साइमन कमीशन रिपोर्ट। डी. वेवेल योजना उत्तर बी। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।